पटना की राजनीति का दिल माने जाने वाले बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, ये सबको मालूम है। लेकिन ये सिर्फ एक उपचुनाव नहीं है, ये सत्ता बनाम विपक्ष की एक ऐसी लड़ाई है जिसके बीच में अब प्रशांत किशोर भी घुस पड़े हैं सेंध मारने के लिए। लेकिन बीजेपी अपना गढ़ बचा पाती है या फिर विपक्ष जो है इसमें सेंध मार लेता है, या प्रशांत किशोर जो दावे कर रहे हैं कि वो जीत जाने वाले हैं, इस बार बांकीपुर उनके खाते में आने वाली है, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत क्या है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है आज के डिस्कशन का वो ये है कि इस सीट का इतिहास क्या रहा है, इसका करंट महत्व क्या है, क्योंकि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। तो इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केशव कर्ण जी, जो हमारे सहयोगी होने के साथ साथ हम लोगों को राजनीति की ए से लेकर जेड तक सिखाते रहते हैं। और हमारे साथ दूसरे सहयोगी मौजूद हैं वैभव। तो सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है आज के हमारे इस एपिसोड में। और चुनाव है और बिहार की राजनीति सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहती है, पूरे देश में इसकी बातचीत होती है। शुरुआत करते हैं केशव कर्ण जी से ही। तो चुनाव होने वाले हैं, सबको पता है, लेकिन पीके जो दावे कर रहे हैं कि इस बार वो वहां पर खुद को स्थापित कर पाएंगे, इसमें आपको कुछ सच्चाई लगती है या फिर वो बस एक दावा ही रह जाने वाला है? हाँ रिचा, सबसे पहली बात कि एक सीट जीतकर कौन किस चुनाव में स्थापित हो जाता है। तो पीके का जो दावा है कि वो ये जीत कर बिहार में अपने आप को स्थापित करेंगे, यह थोड़ा सा भ्रामक लगता है, यह अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। क्योंकि अगर एक सीट प्रशांत किशोर जीत भी जाते हैं तो उससे क्या ही बिगड़ जाएगा। न ही सरकार की सेहत पर कुछ असर पड़ने वाला है, न ही विपक्ष का चेहरा बदलने वाला है। होगा सिर्फ इतना ही कि अगर प्रशांत किशोर यह एक सीट जीत जाते हैं तो वो विधायक बन जाएंगे। विधायक बन जाएंगे तो उनको एक विधायक की कोठी मिल जाएगी और उनकी सैलरी शुरू हो जाएगी। और इससे फ़ायदा ये होगा कि उनका रसूख थोड़ा बढ़ जाएगा। जब कोई भी एक ऐसी पार्टी जो पिछले चुनाव में तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ी की थी, एक भी सीट जीत नहीं पाए, पार्टी में भगदड़ मची हुई है, तो लोगों को रोकने के लिए पावर एक बहुत बड़ा एडहेसिव का काम करता है, वह ग्लूइंग फैक्टर होता है। तो अगर एक भी सीट मिल जाए, कम से कम विधायक ही बन जाए, तो थोड़ा गाड़ी बंगला मिल जाएगा, लोग आगे पीछे करते रहेंगे, बस इतना ही होगा। बाकी प्रशांत किशोर की स्थिति तो देखिए, वो तो कह रहे थे कि तमिलनाडु में उन्होंने विजय की सरकार बनवा दी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनवा दी, पंजाब में अमरिंदर सिंह को जितवा दिया था। लेकिन जब बिहार में खुद की बारी आई तो ना तो एक उपचुनाव जीत पाए। इससे पहले उन्होंने उपचुनाव पहले भी लड़े थे जी, ये एमएलसी, हाँ एमएलसी का चुनाव भी लड़ा था, वो भी हार गए। बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में सारी सीटें हार गए, सारी ए टू जेड सब हार गए। अब बांकीपुर में आए हैं, बांकीपुर का नतीजा 4 अगस्त को पता चल जाएगा। 30 को चुनाव हो, 3 अगस्त को, हाँ 3 अगस्त को मतगणना होगी तो पता चल जाएगा। लेकिन एक रिकॉर्ड आप बताइए, वैभव भी हमारे साथ हैं, कि जहां पर एक गठबंधन की प्रचंड बहुमत से आई हुई सरकार हो 6 महीने पहले, वहां पर क्या लगता है कि उपचुनाव में हार जाएगी सत्ताधारी पार्टी? बिल्कुल, ये सवाल हम किस वैभव से देश, लेते हैं। किस राज्य में, भारत के किस राज्य में ऐसा हुआ है कि सत्ताधारी पार्टी उपचुनाव हार जाए? ये नहीं होता है। और खासकर उस सीट की बात आप कर रही हैं, अगर बांकीपुर सीट की बात करें तो बांकीपुर सीट ऐतिहासिक रूप से केवल एक ही विधायक, एक ही व्यक्ति यहाँ से विधायक हुआ है और एक ही पार्टी की जीत हुई है। केवल जब से बांकीपुर सीट बना है, यहाँ से नितिन नवीन ही जीतते रहे हैं, जो कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर आप उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, हम उस पर आगे आएंगे, तो मैं एक लाइन में इसको इस तरह से समराइज करूंगा कि बांकीपुर की जीत भी नितिन नवीन की जीत है, और अगर बांकीपुर में हार होती है तो यह हार भी नितिन नवीन की हार होगी। भारतीय जनता पार्टी जो 40+1, 40 लोगों की स्टार कैंपेनर की टीम उतार चुकी थी, अब उसमें +1 में इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें केसी सिन्हा भी शामिल हो गए हैं, जो इनके ब्रांड एम्बेसडर थे, जो जन सुराज के फ्लैग बियरर थे 6 महीने पहले। वो महान गणितज्ञ प्रोफेसर केसी सिन्हा भी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और केवल केसी सिन्हा ही नहीं हुए, बहुत सारे लोग हुए हैं, आगे उस पर चर्चा होगी। तो क्या लगता है, ये भाजपा की जो 40+1, उसके बाद जेडीयू, उसके बाद एलजेपी, उसके बाद आरएलएसपी, इतनी की जो फौज है, अकेले प्रशांत किशोर उससे निपट पाएंगे? बिल्कुल। आप केशव जी ने जो बताया उसमें से मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं वैभव से सीधे पूछूंगी। पहले थोड़ी हमारे ऑडियंस को बता देना चाहिए हमें कि किन लोगों ने अभी हाल फिलहाल में
जनसुराज को छोड़कर बीजेपी में कौन से लोग शामिल हुए, केसी सिन्हा के बारे में तो केशव जी बता चुके हैं, तो पहले एक उनका अपडेट दीजिए, फिर आपसे सवाल लेते हैं। देखिए, पिछले 24 घंटे में 5 नेता जनसुराज पार्टी छोड़ चुके हैं। अभी आज के दिन में चेतना नाम के एक फिल्म डायरेक्टर हैं, वो जनसुराज में 2025 में शामिल हुई थी। उन्होंने पार्टी छोड़ दी और वो भाजपा में चली गई हैं। इसके अलावा एक और नेता हैं आज ही, वो श्रुति श्री नाम है उनका, और वो फतुहा से आती हैं, वहाँ की जनसुराज की वो प्रमुख रह चुकी थी। उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। इससे पहले कल वाले दिन भी 3 नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी जनसुराज। केसी सिन्हा का नाम केशव सर बता ही चुके हैं। इसके अलावा बिट्टू सिंह और गोपाल सिंह, ये तीनों पिछले यानी 2025 वाले विधानसभा चुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार भी थे। इन्होंने चुनाव लड़ा था, ये भी अब बीजेपी में जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर पीके खुद चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार। उधर उनकी पार्टी में खलबली मची हुई है, बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ भी रहे हैं। और पटना में एक बहुत ही दिलचस्प पोस्टर आज लगा था, रात में किसने लगा दिया पता नहीं, उसमें सौजन्य से बांकीपुर की जनता लिखा हुआ था नीचे। उस पोस्टर में लिखा हुआ था केसी सिन्हा झांकी है, जमानत जब्त होना अभी बाकी है। प्रशांत किशोर की एक फ़ोटो लगी हुई थी, उनके हाथों में नोटों की गड्डी थी, उनके सर पे एक टोपी लगी हुई थी, जो खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग उस टोपी को पहनते हैं। तो एक संदेश देने की कोशिश हो रही है कि जनसुराज पार्टी बिखर रही है, पीके खुद अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है। जैसा कि केशव सर बता रहे थे, थोड़ा बांकीपुर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, 2010 में बांकीपुर सीट का नाम बांकीपुर पड़ा था। 2010 से लेके अब तक नितिन नवीन, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ से जीतते आए हैं। मैं जीत का अंतर भी बता देता हूँ। 2010 में वो 60,000 वोटों से जीते थे यहाँ से। 2015 में 39,000 वोटों से जीते थे। 2020 में फिर वो 39,000 वोटों से जीतते हैं बांकीपुर सीट, और 2025 में 51,000 वोटों से वो बांकीपुर की सीट जीतते हैं। इससे पहले ये पटना पश्चिम सीट जानी जाती थी। 1995 से भाजपा यहाँ लगातार जीतती आ रही है। नितिन नवीन के पिताजी जो थे नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, वो 1995 में यहाँ जीते थे। 2005 में जब उनका देहांत होता है तब वो यहाँ के विधायक ही थे। उसके बाद उपचुनाव में नितिन नवीन को उतारा जाता है, वो तब बहुत युवा थे, और वो उपचुनाव में जीतकर विधायक बनते हैं। तो कुल मिलाकर बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी यहाँ पर बहुत ही आसानी से जीतती आ रही है। मैं जीत का अंतर बता ही चुका हूँ। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ पर कांटे की लड़ाई हो, जोरदार मुकाबला देखने को मिला हो। पहले ये सीट कांग्रेस पार्टी के पास हुआ करती थी 2015 तक, लेकिन 2020 में क्या हुआ, आरजेडी ने कहा कि इस सीट पर मैं अपना उम्मीदवार उतारना है। इसके अलावा आरजेडी ने 2020 में यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारा था। 2025 में, माफ कीजिएगा, 2020 में भी कांग्रेस पार्टी के पास ही सीट थी। सत्यवंत सिन्हा के बेटे लव सिन्हा यहाँ से चुनाव लड़े थे। तो आरजेडी ने इस बार भी अपना उम्मीदवार उतारा है। रेखा गुप्ता फिर से उम्मीदवार हैं। आरजेडी के पास 40 से 45,000 वोट हैं इस सीट पर पिछले चुनाव के हिसाब से। बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं इस सीट पर जो वोट डालने के लिए नहीं निकलते। पीके की नज़र वहाँ पर भी है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा बीजेपी की बहुत ही मजबूत सीटों में से एक मानी जाती है ये। बीजेपी की बहुत मजबूत सीट मानी जाती है। केसी सिन्हा ने, क्योंकि वो सीट अभी वो बीजेपी ने उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, और ये जो एरिया है जो बांकीपुर का, वो कायस्थ बाहुल्य एरिया है। तो आपको क्या लगता है कि केसी सिन्हा के बीजेपी में ज्वाइन करने से मतलब कितना फ़ायदा हो सकता है बीजेपी को? देखिए, केसी सिन्हा बीजेपी में रहें तो ज़्यादा फायदा बीजेपी को हो सकता है। हालांकि केसी सिन्हा जब अलग से चुनाव लड़े तो कोई फायदा उनको नहीं हुआ। कुम्हरार से उम्मीदवार थे, और कुम्हरार भी कायस्थ बहुल क्षेत्र है। इसी एरिया का बिल्कुल बिल्कुल इसी एरिया का, मतलब पटना का हिस्सा है। बांकीपुर विधानसभा जिस तरह से, उसी तरह से कुम्हरार विधानसभा है। कुम्हरार पटना के पूरब में है, ये पश्चिमी हिस्से में जो गर्दनी बाग वाला इलाका है पूरा, ये बांकीपुर में आता है। सवाल ये है कि जो जातिगत समीकरण हैं, हम हमेशा बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव को जातिगत खांचे में बांट कर देखते हैं। मैं जब भी इस तरह की परिचर्चा में होता हूं तो एक बात बहुत ही अंडरलाइन करके कहता हूं कि इस देश में इस वक्त कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, कोई भी ऐसा प्रांत नहीं है जहां पर चुनाव में जातिगत रेखाएं नहीं खींची जाती हो। अगर किसी को यह भ्रम है कि तमिलनाडु के चुनाव में कास्ट फैक्टर नहीं होता है, या कर्नाटका के चुनाव में कास्ट फैक्टर नहीं होता है, या पश्चिम बंगाल के चुनाव तक में कास्ट फैक्टर नहीं होता है, तो यह बहुत बड़ा भ्रम ही है। यह सच्चाई से मीलों दूर है। सब जगह वोटों का बंटवारा जातिगत आधार पर ही होता है। हाँ, इसे स्वीकार लोग नहीं करें वो एक अलग बात है, सच्चाई उससे नहीं बदल जाती। अब बांकीपुर का जो समीकरण है, अब देखिए उस पर करीब 30% कायस्थ मतदाता हैं। कायस्थ मतदाता आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के
कोर वोटर्स में से हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो जो मतदाता वर्ग है उसमें इनका प्रतिशत 1% से भी कम होगा, 1% से भी कम होगा। लेकिन पूरे देश में 2 सीटें ऐसी है लोकसभा की जिसको कायस्थ मतदाता प्रभावित करते हैं, उसमें से एक है पटना साहिब और दूसरा है लखनऊ। अब देखें कि पटना साहिब जब से बना है लोकसभा क्षेत्र तब से वहाँ पर बीजेपी का कब्जा है, उसी एक मतदाता वर्ग की बदौलत कह भी सकते हैं। उसी तरह जब से बांकीपुर बना है और उससे पहले जब पटना पश्चिम था, पटना वेस्ट था, तब भी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 1995 से लगातार अपना परचम वहाँ पर बुलंद किया है। आप याद कीजिए कि 1995 वो समय था जब लालू राबड़ी का प्रचंड शासनकाल बिहार में रहा है। वहाँ पर एक सीट निकालना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होती थी। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा लगातार वहाँ से जीते हैं और फिर वहाँ से नितिन नवीन भी जीते। 2006 में पहली बार उपचुनाव लड़कर विधायक बने। उसके बाद 2008 में जब बांकीपुर विधानसभा बना तो 2010 से लगातार नितिन नवीन यहाँ जीतते रहे हैं। 30% लगभग कायस्थ मतदाता है वहाँ पर। 15% के आसपास जो ये वैश्य समुदाय हैं वो हैं। वहाँ पर यादवों की भी अच्छी खासी आबादी है और अगर यादव, हालांकि मुस्लिम मतदाता उस बांकीपुर क्षेत्र में उस स्थिति में नहीं है कि नतीजे को प्रभावित कर सकें, लेकिन चंद्रवंशियों की अच्छी खासी वहाँ पर आबादी है। और आप देखिए कि पीके के एक बहुत बड़े सिपाह सालार रामबली चंद्रवंशी, प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी पीके के नॉमिनेशन में नज़र नहीं आए थे। तो 7 से 8% जो चंद्रवंशी समुदाय के वोटर्स हैं, क्या वो पीके के साथ जाएंगे? अगर विपक्ष के जो वोट बैंक हैं उसका पूरी तरह से ध्रुवीकरण हो जाए प्रशांत किशोर के पक्ष में, तब यह बात समझी जा सकती है कि ये सीट वो निकाल ले जा सकते हैं, वो भी आसानी से नहीं। तब कड़ा मुकाबला होगा। राष्ट्रीय जनता दल का पूरा वोट बैंक प्रशांत किशोर को ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि जो लग भी रहा है तो जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि प्रशांत किशोर जीतें। अभी तक चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 41 स्टार कैंपेनर्स को उतार दिया है। तेजस्वी यादव मैदान से कोसों दूर विदेश में अपनी पत्नी का जन्मदिन मना रहे हैं। कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है, कांग्रेस को एक बाईपोल में कोई अभिरुचि भी नहीं है, तो वो भी नहीं जाएंगे मैदान में। हालांकि उनका नैतिक समर्थन प्रशांत किशोर को है। पप्पू यादव ने तो ओपनली समर्थन कर दिया है। इसी तरह जो और छोटे छोटे दल हैं या छोटे छोटे मतदाता वर्ग हैं, हो सकता है कि उनका समर्थन भी प्रशांत किशोर को हो, क्योंकि अभी तक यह स्थापित नहीं हुआ है कि जन स्वराज का अपना भी कोई वोट बैंक है, नहीं हुआ है। ऐसा समझा जाता है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो शहरी युवा हैं खासकर, उनमें प्रशांत किशोर को लेकर एक अपील है। लेकिन क्या ये शहरी युवा 2025 के चुनाव में भाग नहीं ले रहे थे? अगर प्रशांत किशोर को लेकर अपील है तो जन स्वराज को वोट क्यों नहीं मिले? मुश्किल से 10 सीटें ऐसी है जहां पर उनकी जमानत बची है, बाकी अन्य जगह पर तो जमानत जब्त भी हो गई। 10 सीटें ऐसी है जहां पर केसी सिन्हा जैसे उम्मीदवार थे, उनके प्रोफेसर केसी सिन्हा को 10,000 से कुछ ज़्यादा वोट आए, अब वो भी इनके साथ नहीं है। तो यह बड़ा मुश्किल चुनाव होगा प्रशांत किशोर के लिए। एक ही शर्त पर मुझे वहाँ पर थोड़ी कड़ी टक्कर की उम्मीद नज़र आती है कि विपक्ष का सारा वोट प्रशांत किशोर की तरह लामबंद हो जाए। तब हो सकता है कि प्रशांत किशोर को, जन स्वराज को वहाँ पर एक सीट मिल जाए। लेकिन अन्यथा जब आप ड्राइंग बोर्ड पर जाएंगे, जब जो वहाँ पर जातिगत संख्या है वोटरों की उस पर नज़र डालेंगे, तो इसका टूटना बड़ा मुश्किल लगता है। जो वहाँ पर वैश्य समुदाय हैं वो बीजेपी के वोटर समझे जाते हैं, कायस्थ समुदाय हैं वो बीजेपी के वोटर समझे जाते हैं, जो और भी सवर्ण हैं, ब्राह्मण भी हैं वहाँ पर, राजपूत मतदाता हैं, ये सब भी भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर समझे जाते हैं। क्या इनमें से कुछ लोग प्रशांत किशोर को वोट देंगे? अगर इस वक्त आप बांकीपुर में जाएं और बिना माइक आईडी के, तो आपको ज़रूर ऑन ग्राउंड सुनने को मिलेगा कि जिन्हें आप भारतीय जनता पार्टी का वोटर समझते हैं वो प्रशांत किशोर के पक्ष में बोल रहे होंगे। लेकिन पक्ष में बोलना और अंततः ईवीएम का बटन दबाना, दोनों दो अलग अलग क्रियाएं हैं और दोनों में बहुत ही व्यापक अंतर होता है।
प्रायः जो बोला जाता है चुनाव परिणाम में वह नहीं दिखता है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आगे मैं एक दो बातें और इसमें ऐड करूंगा। अगर आप उम्मीदवार को देखेंगे तो आपको लगेगा कि बीजेपी के कैंडिडेट में और प्रशांत किशोर में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एंड वो सही भी है। एक तरफ प्रशांत किशोर का अपना विशाल व्यक्तित्व है, चाहे जिस तरह से आप उनको देखें, आप उनके प्रशंसक हों, आलोचक हों, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रशांत किशोर का अपना एक व्यक्तित्व है, एक लार्जर देन लाइफ इमेज उन्होंने बनाई है अपनी, चाहे जिस भी तरह से बनाई हो। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जो सही से अपना नाम पता भी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का कॉपी बुक स्टाइल है, ये ह्यूमिलिएशन का तरीका है। आप याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और समर्थकों ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि बांकीपुर से किसी कुत्ते और बिल्ली के गले में कमल का फूल बांध दिया जाए तो वही जीतेगा, और उन्होंने उम्मीदवार भी ऐसे ही चुन के उतारा है कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि ऐसे उम्मीदवार भी पीके को हरा सकते हैं। और पीके अगर यह चुनाव हारते हैं तो पार्टी का तो जो हो, पार्टी तो अपना चलती रहेगी, लेकिन उनकी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की जो दुकान है उस पर अलीगढ़ का ताला लग जाएगा, उस पर अलीगढ़ का ताला लग जाएगा। उस पर सवाल अब ये उठने लगे, जो व्यक्ति अपनी एक सीट बाईपोल तक में नहीं निकाल सकता है वो दूसरे को क्या जितवाएगा। तो जैसे मेरा एक सवाल होगा वैभव से, लास्ट मोमेंट पे बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए। अभी जैसे केशव जी बता रहे थे कि इतना इजी पीजी सीट है बीजेपी के लिए, उसका गढ़ रहा है, कुत्ता बिल्ली जैसी भी चीजें वो लोग खुद इसको बीजेपी के लोग बोल रहे हैं एग्जैक्टली खुद बोलते हैं, वो हमने कई सारे वीडियोस भी देखे हैं। तो इतना इजी पीजी सीट था उनके लिए, तो फिर उन्होंने लास्ट मोमेंट पे अपना कैंडिडेट क्यों बदल दिया? उसकी कुछ और वजहें हैं। बाद में उनको पता चला कि जो अक्षय कुमार बंटी थे उनका पारिवारिक इतिहास और कुछ और मामलों में उनके परिवार की एक संलिप्तता, तमाम वजहें थी। बीजेपी ने कहा कि पारिवारिक वजहों से ही वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। जो भी वजह हो, लेकिन जैसा कि केशव सर बता रहे हैं, सच तो बात यही है कि बीजेपी का वो सीट गढ़ है। मैं पहले बता चुका हूं कि उनका जीत का अंतर कितना रहा है। प्रशांत किशोर को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि बांकीपुर सीट का इतिहास क्या रहा है। पीके को ये भी पता है कि उपचुनाव हमेशा सत्ताधारी दल का चुनाव माना जाता है। पिछले बहुत सारे उपचुनाव को उठाकर देख लीजिए, जो 3-4 सालों में हुए हैं, सत्ताधारी दल उपचुनाव नहीं हारता, लेकिन सत्ताधारी दल हार भी जाता है। इसका भी अपना इतिहास में बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2017 में यूपी में चुनाव होता है, सीएम योगी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उनको अपनी गोरखपुर वाली सीट लोकसभा छोड़नी पड़ती है। फूलपुर से सांसद हुआ करते थे केशव प्रसाद मौर्य, उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, वो एमएलसी बन के उप मुख्यमंत्री बनते हैं। दोनों सीटों पर उपचुनाव होता है। गोरखपुर में बीजेपी योगी आदित्यनाथ के रहते हुए कभी चुनाव नहीं हारी थी, लेकिन 2018 में जब उपचुनाव होता है बीजेपी हार जाती है। फूलपुर में बीजेपी हार जाती है। उपचुनाव में उस वक्त बीजेपी हारी थी जब ठीक 1 साल पहले उसको यूपी में प्रचंड बहुमत मिला था। 2014 में उसे लोकसभा में 80 में से 71 सीटें मिली थी। तो उपचुनाव में भी हार मिल सकती है, ये भी पीके को पता है। लेकिन बांकीपुर में जैसा कि केशव सर ने बताया, कायस्थ मतदाता हमेशा बीजेपी के पक्ष में लामबंद होते रहे हैं। पीके ये चुनाव लड़ क्यों रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर जात के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा चुनाव चला गया तो उनके हाथ से बाजी चली जाएगी। वो 2025 की तरह इस बार भी उनके सारे भाषणों को सुनिए आप, वो बार बार कह रहे हैं जात से ऊपर उठिए, जात से ऊपर उठिए, जात से ऊपर उठिए। वो चाहते हैं कि इस चुनाव को बहुत स्थानीय बना दिया जाए, गली गली का जो मुद्दा है उसको भी इस चुनाव का मुद्दा बना दिया जाए। भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीके की कैंपेन, उनका जो कैंपेन की जो उनकी रणनीति है उसमें कुछ खामियां भी हैं जो वो स्वीकार नहीं कर पा रही, ना 2025 में ना इस बार। जो बिट्टू सिंह अभी बीते दिनों पार्टी छोड़ के गए हैं, उन्होंने जनसुराज को लेकर कहा है कि जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते, उनके पेड कार्यकर्ता होते हैं, वॉलंटियर होते हैं। वो कह रहे हैं कि बांकीपुर में आप जाकर देखिए, जनसुराज के पक्ष में जो लोग वोट मांगने जा रहे हैं वो तो ना तो बांकीपुर के हैं, बहुत सारे लोग दूसरे राज्य से भी आए हुए हैं और वो पैसे पर काम कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं बांकीपुर में बूथ स्तर तक, वो बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता हैं। लगभग बड़े नेता चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे, मंच पर दिखेंगे, लेकिन जो वहां पर आपको भीड़ दिखेगी वो स्थानीय ही होगी। तो पीके की सबसे बड़ी खामी ये है। दूसरी बड़ी खामी जो उनके अंदर लग रही है, जो पार्टी छोड़ रहे हैं उनके नेता जो आरोप लगा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा अहंकारी स्वभाव में बात करते हैं। कोई उनके पास कुछ बताने जाता है कि हमारे एरिया में, हमारे बूथ पर ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, हो सकता है हमारा चुनाव खराब हो जाए, फिर उनके पास उनकी टीम आंकड़े उठाकर दे देती है एक पेपर में लिखकर, तो वो आंकड़े देखकर बोलते नहीं नहीं आपके कुछ नहीं, मेरी टीम जो बता रही है वही सही है। तो उनको अपनी टीम पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, वो आंकड़ों के बाजीगर हो सकते हैं। चुनाव के बाद वो बिल्कुल भरोसा टूटना तो चाहिए था उनका, लेकिन टूटता हुआ दिख नहीं रहा, ऐसा लग रहा है।
पीके के पक्ष में भी बहुत सारी बातें हैं। केशव सर ने जैसा कि बताया कि विपक्ष का वोट लामबंद हो जाए। तेजस्वी यादव लालू परिवार का कोई सदस्य बांकीपुर में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जा रहा। तेज प्रताप यादव वाले दल की उम्मीदवार जो थी उनका नामांकन खारिज हो चुका है। पीके को आरजेडी खेमे का वोट मिल सकता है, जो वहां पर कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो भी पीके के पक्ष में जा सकते हैं, इसकी भी संभावना है। लेकिन प्रशांत किशोर को उसके लिए अपने स्वभाव में बदलाव लाना पड़ेगा, उसके लिए अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ेगी। इसके अलावा पीके के पक्ष में एक बात और जा सकती है। देखिए, पीके चुनाव हार जाएं लेकिन वो कड़ा मुकाबला अगर दे जाएं तब भी वो अपनी एक जीत के तौर पर पेश करेंगे। बांकीपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। बीजेपी के ऊपर एक दबाव है इस सीट को 2025 वाले अंतर से भी बड़े अंतर से जीतना। बार बार बीजेपी वाले कह रहे हैं इस बार हम 60,000 से जीतेंगे, 60,000 से जीतेंगे। मान लीजिए बीजेपी जीत भी जाती है लेकिन अंतर अगर 10,000 का रहता है, पीके कड़ी टक्कर दे ले आते हैं, तो पीके जैसे वाकपटुता के धनी हैं, बोलने का तरीका उनका जैसा है, मीडिया के जैसे वो लाडले हैं, वो तुरंत इंटरव्यू देना शुरू कर देंगे कि देखो कभी यहां पर इतनी कड़ी लड़ाई हुई ही नहीं थी, मेरी वजह से इतनी कड़ी लड़ाई हुई, नितिन नवीन की सीट फंस गई थी, बीजेपी हारने वाली थी। तो पीके सबको जान समझ रहे हैं, उनको भली बात पता है कि उनके लिए सीट निकालना मुश्किल होगा, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं बहुत करीब भी पहुंच गया तब भी मैं इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर सकता हूं। चलिए, ये तो था पीके के साइड का, लेकिन जो सवाल मैंने वैभव से पूछा था वही सवाल मेरा सेम आपसे रहेगा कि अगर गढ़ है बीजेपी का और इतना कॉन्फिडेंस है उनको कि वो जीत जाएंगे, तो उन्होंने लास्ट मोमेंट पर अपना जो कैंडिडेट बदल दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो कैंडिडेट बदलना मुझे नहीं क्या परिवार की या फिर उनकी जो भी पृष्ठभूमि रही, क्या उसका जांच पहले इन लोगों ने नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही किसी को टिकट तो देती नहीं है, और टिकट देने के ठीक एक दिन बाद टिकट वापस ले लेना, किसी और को टिकट दे देना, क्या कुछ डर जैसा माहौल नहीं था, या फिर ऐसा क्या हो गया कि उन लोगों ने ऐसा कर दिया? ठीक है, आपने पॉलिटिक्स में खासकर चुनावों में ये जुमला तो जरूर सुना होगा कि खेला होवे, खेला होगा। आखिर ये भी एक खेले का हिस्सा है। आप ये सोचिए कि कल बुधवार को जो लोग जनसुराज छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, उनकी जनसुराज को लेकर क्या निष्ठा रही होगी। आखिर पीके जब चुनाव मैदान में आए हैं तो आप पीके के लाख आलोचक हों, आप ये मत भूलिए कि वो कुछ न कुछ तैयारी करके आए होंगे। बताया यह जाता है, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, वैभव जी जो चीज़ छुपा रहे थे मैं वो क्लियरली बोलता हूँ कि प्रशांत किशोर जिस तरह से पिछले एक साल से प्रशांत किशोर बिहार के अभी जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन पर हमलावर थे। कई सारे उन्होंने पेपर बम फोड़े उन पे। अभिषेक बंटी पर भी वो पेपर बम तैयार था, और बताया गया कि अभिषेक बंटी के परिजन की संलिप्तता चारा घोटाले में रही थे। तो प्रशांत किशोर का डोजियर तैयार था, वो इस बात की प्रतीक्षा में थे कि एक बार नॉमिनेशन पूरा हो जाए, स्क्रूटनी खत्म हो जाए, तब जाकर ये पेपर बम फोड़े और फिर उसका लाभ चुनाव में उन्हें हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बात पहले ही पता चल गई, और फिर भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उन्होंने इस बात को बहुत सीरियसली लिया कि भाई यहाँ से इस उम्मीदवार को हटाते हैं, क्योंकि चारा घोटाले का अगर नैरेटिव आ गया तो एक उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत भी जाए तो आगे के चुनाव में उनके लिए मुश्किल पैदा होगी। दाग तो लगी जाती। बिल्कुल, तो इसलिए वहाँ से आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी पहले भी ये करती रही है। उन्होंने वहाँ से पवन सिंह को टिकट दिया था और वो आसनसोल से, और पारिवारिक कारण से वो विड्रॉ कर लिए। पारिवारिक कारण से थोड़े कोई विड्रॉ कर लेता है। बीजेपी का टिकट किसी को मिले, कौन सा ऐसा पारिवारिक, बीजेपी का टिकट जो जीत की गारंटी है, खासकर बांकीपुर जैसे इलाके में, कौन छोड़ेगा? तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको कहा कि भाई तुम साइड हो जाओ, हम दूसरे उम्मीदवार आनंद फानन में लेके आते हैं। और बीजेपी को सच ये हो सकता है उनका यह अति उत्साह भी हो, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो कि हम यहाँ से कुत्ता बिल्ली को भी जिता सकते हैं, और माशाअल्लाह वहाँ से उम्मीदवार भी उन्होंने अपने कथनानुसार ही चुना है। जैसा वो कह रहे हैं, उम्मीदवार देख करके भी वही समझ में आता है। तो वहाँ से उम्मीदवार बदलने की ये वजह रही। अच्छा देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर पंचायत लेवल का भी चुनाव हो तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी उसी इंटेंसिटी से लड़ती है जिस इंटेंसिटी से वो लोकसभा का चुनाव लड़े या विधानसभा का चुनाव लड़े या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जाए। उनका चुनाव लड़ने का पैटर्न वही है। देख लीजिए, 40 लोगों की फौज उतारी है चुनाव में। मतदान में 40 दिन भी बाकी नहीं है। हम 16 तारीख में बैठे हैं, 30 जुलाई को मतदान है। कल उन्होंने 15 दिन के कैंपेनिंग के लिए 40 लोगों की फौज उतारी है।
अब ऐसा तो है नहीं कि 40 लोग वहाँ पर जाके जनसभाएं करेंगे। आप देखिए, हाँ, आप भी थी बिहार के चुनाव में, मैं भी था। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे स्वतंत्र देव सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी का पर्चा बांट रहे थे बिहार में। तो ये जो कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके पास ये एक एडवांटेज है। ये 40 लोग जो उतारे हैं, जिसमें उनके बड़े से लेकर छोटे नेता, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैथिली ठाकुर जैसी सेलिब्रिटी, तमाम लोग हैं, उसमें केसी सिन्हा का भी नाम उस फहरिस्त में जुड़ गया है। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। ये इंश्योर करेंगे कि उन बीजेपी पन्ना प्रमुख बनाती है, पार्टी बूथ प्रमुख बनाती है, तो पन्ना प्रमुख, उस पन्ने पर, वोटर लिस्ट के उस पन्ने पर जितने लोगों के नाम हैं, वो इंश्योर करेगी कि ये लोग जाएं और कमल का बटन दबाएं। ये इंश्योर करेगी बीजेपी। इसीलिए ये 40 लोगों की टीम उतारी है। 40 लोग वहाँ पर भाषण देने के लिए नहीं जा रहे हैं, रैली करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हो सकता है इसमें 2-4 रैलियाँ हो, 2-4 रोड शो हों, ये सारी चीज़ें होंगी। थिएट्रिक्स भी जरूरी है चुनाव के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना काम बहुत ही तल्लीनता से करती है। अब 40 इलाके नहीं होंगे बांकीपुर में। बांकीपुर विधानसभा में कितने इलाके होंगे? अब ये 40 लोग, 8-10 हैं जो मेन एरिया हाँ है। हाँ, 10 वार्ड हैं। ये घूमते रहेंगे। तो ये आसान नहीं होने देना चाहती है बीजेपी कोई भी चुनाव। बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत ही यही है। तो उम्मीदवार बदलने की पटकथा तो आपको समझ में आ गई होगी। अब रही बात चुनाव को मनोरंजक बनाने के लिए, तो चुनाव को मनोरंजक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वैसे उम्मीदवार का चयन किया है, ताकि फिर प्रशांत किशोर ये न कह सके कि उनको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है। अब तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी, अगर 10,000 से क्या 10,000 वोट से भी जीत जाते हैं अभी जो उम्मीदवार उन्होंने दिया है बांकीपुर से, तो भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित कहेगी कि बीजेपी का कुत्ता बिल्ली भी प्रशांत किशोर को हरा सकता है। ये ह्यूमिलिएशन डिफीट हैंड ओवर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। मुझे इस वक्त नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा कमजोर है। आप अगर सिर्फ निर्दलीय दोनों उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट सिस्टम उससे खींच लें, तब आपको कहीं नहीं दिखेगा कि प्रशांत किशोर की तुलना में बांकीपुर के उपचुनाव में कोई है भी। लेकिन जहां पर एक तरफ प्रशांत किशोर का कद है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला है। न केवल भारतीय जनता पार्टी, में फिर से दोहरा दूं, पूरा एकजुट एनडीए है। और मुझे लगता है कि बांकीपुर का नतीजा आशान रूप ही आएगा। बिल्कुल। एक और सवाल मैं पहले आपसे ही लूँगी। आपने भी पहले बताया था हमें भी और दर्शकों को कि जैसे कि बाकी जो अपोजिशन के लोग हैं, जैसे तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, तो एक तो अपने परिवार के साथ बाहर ही छुट्टियां मना रहे हैं, तो क्या वो पहले हार मान चुके हैं या उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है वहाँ से? नहीं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? एक सीट जीत भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? उनकी सरकार थोड़ी न बन जाएगी। एक सीट से कोई, जो अभी विधानसभा का गणित है, उस गणित पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पीके के लिए ये करो या मरो का मुकाबला जरूर है। अगर पीके ये भी हार जाते हैं तो उनके पर्सनल जो उनका कैरियर रहा है, प्रोफेशनल कैरियर है, उसके लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अब फिर वो दुकानदारी कैसे चलाएंगे? पीके को ये बात समझना चाहिए। पीके मार्केटर बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए। जब प्रोडक्ट नरेंद्र मोदी होता है, वो सफलतापूर्वक उसकी मार्केटिंग करते हैं। जब प्रोडक्ट ममता बनर्जी होती है, उसका मार्केटिंग वो सफलतापूर्वक करते हैं। जब प्रोडक्ट स्टालिन होता है, उसका मार्केटिंग वो कर पाते हैं। जब प्रोडक्ट विजय हो, उसकी मार्केटिंग करते हैं। जब प्रोडक्ट अमरिंदर सिंह हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो उसकी सफलतापूर्वक मार्केटिंग करते हैं। लेकिन जब प्रोडक्ट ही जन सुराज हो, तो इनका मार्केटिंग भी फुस हो जाता है। प्रोडक्ट में तो वो खुद भी हैं। बिल्कुल। देखिए, अब क्या है कि मैं पीके ने जो हासिल किया है, मैं उसको उनसे स्नैच नहीं कर सकता हूँ। उनकी अपनी एक उपलब्धि है। पीके की जो विशेषज्ञता है, उनका एक्सपर्टीज़ क्या है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही कैंडिडली मैं आपको बताऊंगा। वह पीके, फॉर दैट मैटर कोई भी राजनीतिक विश्लेषक या पॉलिटिकल कैंपेनर, कंसल्टेंट, किसी भी पार्टी का जो आधार वोट बैंक होता है, उसको रातों रात नहीं बदल सकता है। अगर आरजेडी के वोटर MY समीकरण वाले हैं, तो रातों रात नहीं बदलेंगे। ये रातों रात तैयार भी नहीं हुए हैं। टाइम लगता है वो मतदाता वर्ग तैयार करने में। अगर बीजेपी के वोटर सवर्ण हैं या वैश्य समुदाय के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, तो ये रातों रात वोट बैंक नहीं बना है। किसी समय में तो देश के तमाम मतदाता वर्ग पर सिर्फ कांग्रेस का एकाधिकार था।
धीरे धीरे दूसरी पार्टियों ने अपनी जगह बनाई। पीके क्या कर सकते हैं, जो 10% फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं ना, जो अंततः यह फैसला नहीं कर पाते हैं कि अगर हमने पहले से निश्चय किया हुआ है कि मुझे तो भाई दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे तो लालटेन छाप पर वोट देना है, तो हमारा इरादा नहीं बदलेगा। लेकिन हम अगर कंफ्यूज हैं, हम अगर किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं और हम ये देख रहे हैं कि इसमें कौन सी अच्छाई है, उसमें कौन सी अच्छाई है, ज़्यादा सोच विचार करने वाले मतदाता हैं, हम फेंस सीटर हैं, अंततः ये फैसला हम नहीं कर पाए हैं किधर जाएं, वैसे फेंस सीटर को, वैसे फ्लोटिंग वोटर को प्रशांत किशोर की कैंपेनिंग इन्फ्लुएंस कर सकती है। और यही होता है कि वो 10-12% वोट बढ़ा देते थे किसी पॉलिटिकल पार्टी का, और उस वजह से कोई निर्णायक सीटें जो होती थी वो पार्टी जीती। लेकिन प्रशांत किशोर जब अपने प्रोडक्ट के साथ मैदान में आए तो वो कैंपेनिंग नहीं चला, क्योंकि इसका आधार वोट बैंक ही नहीं है। तो एक कहावत बानू कि कापर करब सिंगार पिया मोरा आन्हर है, तो किस पर श्रृंगार करे, अब किसको वोट दिलाएं? वहां पर कुछ अपना पहले वोट रहे तब तो, पहले फाउंडेशन ही नहीं है तो झाड़ फानुस लगा के क्या करेंगे। वैभव, मेरा आपसे सवाल तो होगा, लेकिन उससे पहले क्या केशव जी ने जो भी बताया उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या आपके विचार इससे कुछ अलग हैं? बिल्कुल। देखिए केशव सर जैसा बता रहे हैं, बीजेपी की ताकत के बारे में सबको पता है, प्रशांत किशोर को भी बहुत अच्छे से पता होगा। पीके के पास बहुत एक बड़ी टीम है। पीके जब चुनाव में उतरने वाले थे उससे पहले ही उनके पास बांकीपुर विधानसभा सीट के हर बूथ का लेखा जोखा उनके पास पहुंच गया होगा। कहां पर बीजेपी को कितने वोट मिले थे, बीजेपी कहां पर हार सकती है, आरजेडी की वोटर कहां ज़्यादा है, सब कुछ बीजेपी को पीके को पता होगा। बीजेपी के उम्मीदवार के बारे में जैसा कि केशव सर ने बताया, वो बात बिल्कुल सही है। जो उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा हैं, उन्हें खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था कि उम्मीदवार बन चुके हैं। उनकी आप बातें सुनिए, वो मीडिया के सामने बोल क्या रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ घंटे पहले उनसे ऊपर से कहा गया, आदेश आया है कि आप कम बात करिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं। और नीरज कुमार सिन्हा का बतौर बीजेपी उम्मीदवार सिर्फ एक ही काम है, नॉमिनेशन में उन्होंने साइन कर दिया है। सारा काम उनका बीजेपी की जो टीम है वो करेगी। उनको बताया जाएगा कि आप इस जगह पर इस समय पहुंचिए, यहाँ पर आपको ये बोलना है। तो बीजेपी वैसे काम करती है। बीजेपी का चुनाव लड़ने का अपना एक तरीका है। ये बात पीके 2012 से जानते हैं, जब उन्होंने पहली बार बीजेपी के लिए 2012 वाले गुजरात चुनाव में काम किया था, प्रधानमंत्री मोदी तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। तो पीके सब कुछ जानते हैं। पीके ये जानते हुए भी उनके आप भाषण सुनिए जो लगातार बांकीपुर में दे रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि एक सीट जीत जाने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई नुकसान नहीं होने वाला, बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत है, बिहार विधानसभा में सरकार पर कोई खतरा नहीं है, आरजेडी एक सीट जीत जाएगी, आरजेडी को कोई फायदा नहीं होने वाला, आरजेडी को कोई फायदा नहीं होने वाला, उसके पास जो विधायक उनमें एक संख्या बढ़ जाएगी। तो वो आरजेडी और बीजेपी के वोटरों से भी ये कह रहे हैं कि आपने इतने समय तक इन लोगों को वोट दिया, एक बार हमें आप देकर कोशिश कीजिए। तो उनकी रणनीति ऐसी नहीं है कि वो उन वोटरों पर निशाना साधना चाहते हैं जो अंतिम मौके पर जाकर चुनाव करते हैं कि किसे देना चाहिए। उनकी नज़र हर वोटर पर है। वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, उनके सर के पीछे आपने चुटिया कभी नहीं देखी होगी। पीके जब से सार्वजनिक जीवन में है, 2025 वाले चुनाव में देखिए वो कितनी बातें कर रहे थे, जात पात से उठकर बातें करते थे। जब उनसे पूछा जाता था कि आप अपनी ब्राह्मण पहचान को लेकर क्या कहना चाहते हैं, तो वो कहते थे कि ना तो मुझे इसका लेकर कोई गर्व है, ना मुझे इसे लेकर कोई शर्मिंदगी है। उनका ऐसा जवाब होता था। अब पीके से पूछा जाए कि आपके पीछे ये बालों की चुटिया किस वजह से है, क्या आपको भी बिहार की जाति वाला रंग लग चुका है, तो उनका जवाब होगा नहीं, बाल तो ऐसे ही आ गए थे, मैंने उसको बस बांध लिया है बस। तो पीके जी बिहार में बहुत अच्छे अच्छे नाई हैं, उनके पास आप कुछ समय निकाल कर जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर वो जात वाला रंग भी लगा रहे हैं, तड़का लगा रहे हैं। उनको बहुत अच्छे से पता है कायस्थ मतदाता बीजेपी को जिताते आए हैं, इस बार भी जिता देंगे। कायस्थ मतदाताओं में इस बार एक गर्व का एक भाव भी है कि हमारे बीच का एक इंसान बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है, हमारे समुदाय का। तो अगर कायस्थ मतदाता घर से इस गर्व वाली भावना को लेकर निकलेंगे तो पीके की नैया इस बार भी डूब जाएगी। पीके की नैया डूबेगी। लेकिन केशव जी, जैसा कि वैभव ने बताया कि पीके की टीम के पास पूरा लिस्ट है कि बांकीपुर में किस बूथ पर कितने वोटर हैं, बीजेपी को किसने कहाँ कितना वोट दिया है, तो सारा इंफॉर्मेशन होने के बाद, और क्योंकि पिछले चुनाव में भी 2020 से ही वो रिसर्च कर रहे थे बिहार 2025 में लड़ने के लिए, तो क्या उनको पता नहीं था कि वो हारने वाले हैं? तो फिर किस कॉन्फिडेंस से वो चुनाव में उतर गए हैं? नहीं, चुनाव में तो उतरना ही पड़ेगा ना। नहीं उतरते, उनकी मर्जी होती। कहाँ से? बांकीपुर से। अब सवाल यह है कि 2025 में ही उन्हें कहा जा रहा था चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने 2025 में चुनाव नहीं लड़ा। अब सवाल है पार्टी के अस्तित्व को बचाने की। पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए ही बक्सर में जनसुराज आश्रम बना,
कि कोई तो ऐसा केंद्र हो जहां पर सो कॉल्ड जनसुराजी आकर मिले, बैठे, बातचीत करें, आगे की रणनीति बने। इनके जितने भी समर्थक थे, वैभव ने बताया कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वहाँ पर बीजेपी में कार्यकर्ता होते हैं और इसमें पेड कार्यकर्ता होते हैं, तो इनका तो अपना कुछ है नहीं। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति की तरह इन्होंने कुनबा जोड़ा। अब उदय सिंह, पप्पू सिंह को पूर्णिया से उठा लेते हैं, वो बीजेपी के लोग थे। अभी देखिए, हम लोग बचपन में कहते थे ना, वो स्लेट होता था, उसमें पानी लगता था तो सुखाते थे उसको। एक कहावत भी बोलते थे कि नले के पानी नले में जो, जहाँ से पानी आया वहाँ चला गया। अभी केसी सिन्हा जहाँ से आए वहाँ से चले गए, बिट्टू सिंह जहाँ से आए वहाँ से चले गए, सब आए और सब चले गए। तो पार्टी जब हार चुकी है चुनाव में, इनके पास अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए कुछ नहीं है, तो कैसे उसको संगठित रखेंगे? पार्टी को कैसे संगठित रखेंगे? अगर चुनाव में हार भी जाते हैं तो कम से कम ये होगा कि पार्टी का जो अगुवा है, जो नेता है, उसने इतनी हिम्मत दिखाई, वो आगे बढ़ के लड़ाई में है। अगर ये फिर से लड़ाई में नहीं जाते तो पार्टी के जो कुछ थोड़े बहुत जो कैडर हैं, बाकी तो मैं समझता हूँ कि जो जहाँ से आए थे वहाँ चले गए, इनके पास कुछ है नहीं, लेकिन जो बचे भी रह गए हैं वो क्या करते? वो भी कहीं ना कहीं चले जाते। उनका भरोसा इनमें ख़त्म हो जाता कि भाई इन्हें तो खुद नहीं चुनाव लड़ना है, ये चुनाव को लेकर सीरियस नहीं है, खुद नहीं लड़ना चाहते हैं, दूसरों को सिर्फ ताल ठुकवाते हैं। तो प्रशांत किशोर की ये राजनीतिक मजबूरी थी। और जैसा कि वैभव बता रहे थे कि खुदा न खास्ता अगर इन चुनाव का नतीजा बहुत करीबी रहा तो ये उसे अपनी जीत के तौर पर ज़रूर इनकैश करेंगे, क्योंकि वो उनकी वाकपटुता तो है ही, बोलने में अच्छे हैं ही, सारे आंकड़ों के साथ वो लोगों के बीच जाएंगे, बोलेंगे हमने तो 20 बूथों पर उनको मात दे दी थी, वो तो बाकी थोड़ी सी कारस्तानी की वजह से निकल गए, नहीं तो हमने तो उन्हें हरा ही दिया था। तो ये सारा चीज़ होगा। अब पीके क्यों आए हैं चुनाव मैदान में, यह इसका सटीक जवाब तो पीके ही दे पाएंगे। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पे हम लोग देखते हैं तो हमें यही लगता है कि उनकी राजनीतिक मजबूरी है। पार्टी को एकजुट करने के लिए, पार्टी को जो बची खुची पार्टी है उसको एकजुट रखने के लिए उनको मैदान में आना पड़ा है। और देखिए, राजनीति में भी कुछ भी असंभव नहीं है। मैं अभी भी बीजेपी की जीत के प्रति आश्वस्त हूँ, लेकिन फिर भी नतीजे तो बदल सकते हैं। मुझे इस समय यह भी याद आता है कि एक बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि अमित शाह के कहने पर उन्होंने प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी में लिया। तो हो सकता है कि अमित शाह के कहने पर बीजेपी का कैंडिडेट बदल गया हो तो कुछ भी सकता है। हो सकता है कि प्रशांत किशोर को एक सीट जिता दिया जाए, हो तो कुछ भी सकता है। तो जो हो सकता है उसमें अगर प्रशांत किशोर कहीं जीत गए तो वो पार्टी का जो क्षरण हो रहा है लगातार, उसको उस पर क्षणिक विराम लग सकता है। पार्टी को बचाने के लिए प्रशांत किशोर ने अपने पूरे रेपुटेशन को दांव पर लगाया है। प्रशांत किशोर भी ये जानते हैं कि अगर बांकीपुर का चुनाव हारे तो उनकी जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी बिजनेस है उस पर भी बहुत बड़ा आघात आएगा। फिर लोग कौन इन्हें हायर करेगा? जो अपनी एक सीट नहीं निकाल सकता है तो पूरे राज्य के परिणाम को कैसे यह प्रभावित करेगा? ये प्रश्न उठने लगेंगे। इसलिए तमाम जो आसन्न नफ़ा और नुकसान है उसका आकलन करके ही प्रशांत किशोर आए होंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो कहा, जो आंकड़े की बात कही कि इस सीट पर कितने वोट पड़े, किसको वोट पड़े, आंकड़ों से कुछ नहीं हो जाता है। आंकड़े किसके पास नहीं होते हैं? आजकल तो आंकड़े सबके पास हैं। आप अभी जाइए परप्लेक्सिटी पे खोजिए, आपको आंकड़े मिल जाएंगे सारे कि बांकीपुर में कितने किस समुदाय के मतदाता हैं, कब से कब तक कौन जीता है, सारे आंकड़े आपके पास भी हो जाएंगे। चुनाव आयोग खुद ही सारे आंकड़े देता है, तो आंकड़े रखना कोई बड़ी बात नहीं है आज की तारीख में। उन आंकड़ों के आधार पर आप रणनीति क्या बनाते हैं, यह महत्वपूर्ण है। और देश में अभी मुझे लगता है कि एक ही चाणक्य है। हालांकि इस चुनाव में उस चाणक्य की अभी तक एंट्री नहीं हुई है। मुझे लगता है कि ये चुनाव उस चाणक्य के लेवल का चुनाव नहीं है। इसके चाणक्य नितिन नवीन ही होंगे। चाणक्य भी वही हैं, उन्होंने अपना एक छोटा सा चंद्रगुप्त भी खड़ा कर दिया है, और चंद्रगुप्त अगर गुप्त ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हमने देखा भी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, एक पब्लिक गैदरिंग में उनका मुंह दबा रहे हैं अपने हाथों से कि भाई मत बोलो। तो इसलिए मैंने कहा कि ये चंद्रगुप्त अगर गुप्त ही रहें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है। बीजेपी उम्मीदवार का नीरज सिन्हा का मुंह दबा रहे हैं। पहले जब नीरज सिन्हा का नाम आया था तो मुझे लगा कि भाई कोई बहुत बड़ा पार्टी वर्कर होगा,
अब ये तो ऐसे पार्टी वर्कर हैं, पटना के चुनाव को मैंने कई बार देखा, कवर किया, लेकिन तो देखा भी नहीं था। हो सकता है ये छोटे मोटे कार्यकर्ता विजय से होंगे, और ये अच्छी बात भी है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा इसलिए भी होती है कि इसके कैडर में से ही कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई गृह मंत्री बनता है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, किसी को विधायकी और सांसदी की टिकट मिलती है। बहुत अच्छी प्रथा भी है, लेकिन फिर भी जिस तरह से उम्मीदवार बदले गए हैं, हो तो कुछ भी सकता है। हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन इसमें अगर आप मेरे विचार भी मैं थोड़े रखना चाहती हूँ। जिस कैंडिडेट की बात हो रही है नीरज सिन्हा की, तो बिहार में बीजेपी ने, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस है कि वो जीत जाएंगे बांकीपुर, उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को उतार दिया है मैदान में जिसको बोलना भी नहीं आता है ढंग से। तो बीजेपी अपनी जगहसाई कर रहा है एक बार फिर से ऐसे कैंडिडेट को उतार के। चलिए, इसके अलावा मैं आखिर में एक सवाल पूछूंगी, दोनों से मेरा सेम सवाल होगा, क्योंकि बीजेपी जीत रही है, आप लोग भी कॉन्फिडेंट हैं और आप लोगों का एनालिसिस काफ़ी टाइम से इस बांकीपुर को भी आप लोग देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, और आपका तो सर बिहार से हैं भी और पॉलिटिकली भी आपका नॉलेज बहुत रिच है। मेरा अंतिम सवाल ये होगा कि प्रशांत किशोर अपनी जमानत वहां बचा पाएंगे या वो भी जब्त हो जाएगी? आपके एक्सपीरियंस के अनुसार आपको क्या? नहीं, जमानत तो बचा ले जाएंगे, इतना बुरा नहीं होगा प्रशांत किशोर के साथ, जमानत बचा ले जाएंगे। चलिए, आपका यही वर्ड लेते हैं और सेम सवाल आपसे मैं किशोर सर के कुछ बातों में जोड़ना चाहूँगा, जो बातें बता रहे थे। देखिए, अभी का जो दौर है, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पीके की पार्टी की अस्तित्व का सवाल है। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, 2030 में अगला चुनाव है, 2029 में लोकसभा चुनाव होगा, 4 साल पूरे हैं। अभी आप करेंगे क्या बिहार में? राजनीति, आज के वक्त की राजनीति जो हो गई है, वो 24 घंटे चलने वाले किराना स्टोर की तरह हो गई है। 2 बजे भी कोई सुट्टा खरीदने आएगा तो आपको दुकान खोलनी ही पड़ेगी। तो अभी की राजनीति में पहले की तरह राजनीति आप नहीं कर सकते। मैं यूपी से आता हूं। बसपा पहले राजनीति कैसे करती थी? चुनाव जैसे नजदीक आता था, 6 महीने पहले पार्टी सक्रिय होती थी, वोटरों के बीच में जाती थी, उसके एक तय वोट बैंक हुआ करते थे बसपा के, जो बसपा को ही वोट करते थे। लेकिन अब दौर बदल चुका है, अब आपको 24 घंटे राजनीति में सक्रिय रहना पड़ेगा। तो पीके अपने कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो पार्टी को फिर से जिंदा रखने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 25 में क्यों नहीं लड़े, इस बार क्यों लड़ रहे हैं? उसका जवाब यही हो सकता है, हालांकि अंदर की बात तो वही बता पाएंगे। और दूसरी बात जो मुझे लगती है, प्रशांत किशोर, उनके पास भले ही वहां पर एक जनाधार नहीं है, जातीय समीकरण नहीं है, लेकिन धनबल के मामले में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं। उन्होंने अपने जो चुनावी हलफनामे में संपत्ति घोषित की है, और वैसे भी 2025 वाले चुनाव में जनसुराज के जैसा कैंपेन देखा था, गाड़ियों पर जैसे लाव लश्कर दिखते थे उसके। पीके के पास धन वाली शक्ति बहुत है, पीके के पास जनशक्ति भी है, भले वो बिहार की ना हो, अलग अलग जगहों की हो। तो पीके जमानत बचा ले जाएंगे, टक्कर देंगे। कितने करीब पहुंच पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जमानत बचा ले जाएंगे, और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की यही राय है। आपकी राय क्या है? वो अपनी जमानत बचा पाते हैं या फिर बिहार के चुनाव की तरह, जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसकी तरह, इस बार उनकी जो जमानत है उस पर भी खतरा मंडरा जाता है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हमारा ये डिस्कशन जो है, ये आपको कैसा लगा, और किसकी बातों से आप ज़्यादा आप कंसिडर कर रहे हैं, या फिर आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या आप कोई नया एंगल चाहते हैं जिस पर हम ये प्रशांत किशोर या फिर बांकीपुर पर अपना नया एपिसोड लेकर आए? हमें ज़रूर बताइएगा, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिएगा वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.